एक वक्त था जब विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। माल्या एक ऐसा बिजनेसमैन जिसके लैविश लाइफस्टाइल, लग्जरी पार्टीज और लार्जर देन लाइफ एटीट्यूड ने उसको इंडिया का सबसे बड़ा ग्लैमरस टाइकून में शामिल कर दिया था। माल्या सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड था। किंगफिशर बियर से लेकर फॉर्मूला 1 रेसिंग तक हर जगह विजय माल्या का इन्फ्लुएंस दिखाई देता था। लेकिन जिस लैविश लाइफस्टाइल से उसको इतना फेम और रिस्पेक्ट मिला, उसी लाइफस्टाइल की लालच की वजह से उसका नाम इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर्स में शामिल हो गया। ये कहानी है एक शानदार राइज और डिजास्टर्स फॉल की, जिसमें 9000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड, पॉलिटिक्स और लीगल बैटल्स शामिल है। आज हम विजय माल्या के डाउनफॉल को डाइसेक्ट करेंगे। कैसे उसकी किंगफिशर एयरलाइंस डूबी, कैसे उसने इंडियन बैंक्स को 9000 करोड़ का चूना लगाया। चैप्टर 1, किंगफिशर एयरलाइन का डाउनफॉल। ये कहानी शुरू होती 2005 से, जब विजय माल्या ने एक बड़ा सपना देखा, किंगफिशर एयरलाइंस के थ्रू इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना। माल्या ने डिसाइड किया कि वो एक अल्ट्रा लग्जूरियस एयरलाइन लॉन्च करेगा जो इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री का गेम बदल देगी। किंगफिशर एयरलाइंस का लॉन्च धमाकेदार था। प्लेन्स में लेदर सीट्स थी, हर सीट के पीछे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन थी और क्रू मेंबर्स डिजाइनर्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखते थे। ये पहली इंडियन एयरलाइन थी जिसमें प्रीमियम फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस को हाईलाइट किया गया। फ्री गवर्नमेंट मील्स, अनलिमिटेड अल्कोहल और इवन ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट, ये सब फीचर्स किंगफिशर को बाकी एयरलाइन से अलग बनाते थे। इस ब्रांडिंग ने इनिशियली किंगफिशर को एलाइट क्लास एयरलाइंस बना दिया और लोग भी इससे इम्प्रेस थे। एयरलाइंस ने क्विकली मार्केट कैप्चर किया और 2007 तक किंगफिशर एयरलाइंस के पास 15% मार्केट शेयर आ चुका था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं था। किंगफिशर एयरलाइंस एक प्रीमियम एयरलाइन थी, लेकिन इंडियन मार्केट मोस्टली प्राइस सेंसिटिव है। मिडिल क्लास ट्रैवलर्स जो सस्ते टिकट्स ढूंढते हैं, वो किंगफिशर की हाई टिकट्स प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और 2007 में माल्या ने एक बड़ा डिसीजन लिया जो किंगफिशर एयरलाइंस के डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट बना, एयर डेक्कन का एक्विजिशन। एयर डेक्कन एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी जो इंडिया के रूरल और टायर 2 सिटीज में पॉपुलर थी क्योंकि ये बजट फ्रेंडली थी। माल्या ने सोचा कि अगर वो एयर डेक्कन को बाय कर लेगा तो उसके पास एक मिक्स होगा, प्रीमियम और लो कॉस्ट दोनों मॉडल्स का। इस एक्विजिशन के बाद किंगफिशर ने डोमेस्टिक रूट्स काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर दिए, लेकिन ये डिसीजन एक डिजास्टर साबित हुआ। एयर डेक्कन एक कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेस मॉडल पे बेस्ड थी। लो कॉस्ट ऑपरेशंस, बजट फ्रेंडली फेयर्स और कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजीज। किंगफिशर एयरलाइंस जो एक हाई कॉस्ट लग्जरी ब्रांड थी, सडनली एक लो कॉस्ट एयरलाइन के साथ इंटीग्रेट हो गई। ये मर्जर फाइनेंशियली वायबल तो नहीं था क्योंकि किंगफिशर का कॉस्ट स्ट्रक्चर एयर डेक्कन के बजट मॉडल से मैच नहीं कर रहा था। इसके अलावा एयर डेक्कन के कस्टमर्स किंगफिशर के एक्सपेंसिव टिकट फेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और प्रॉब्लम्स और ज्यादा तब बढ़ने लगी जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और एविएशन इंडस्ट्री पे असर पड़ने लगा। फ्यूल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए और एयरलाइंस का ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ गया। जेट एयरवेज, एयर इंडिया और बाकी एयरलाइंस भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस के लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब थी क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी वीक था। इस एयरलाइंस का लॉस हर साल बढ़ता गया। 2008 से 9 में 1600 करोड़ का लॉस, 2009 से 10 में 1647 करोड़ का लॉस, 2010 से 11 1000 करोड़ का लॉस, 2011 से 12 2300 करोड़ का लॉस। कंपनी इतनी लॉस मेकिंग हो गई कि एम्प्लॉय को सैलरीज तक नहीं मिल रही थी। पायलट्स और क्रू मेंबर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दी। एयरपोर्ट्स पर किंगफिशर के प्लेन्स खड़े खड़े डस्ट कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि कंपनी के पास मेंटेनेंस और फ्यूल के पैसे तक नहीं थे। अक्टूबर 2012 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। एयरलाइंस के पास ऑपरेशनल फंड्स नहीं थे और डेट 7000 करोड़ क्रॉस कर चुका था। जब तक माल्या इन्वेस्टर ढूंढता, तब तक कंपनी के एसेट्स सीज हो गए और किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली बंद हो गई। चैप्टर 2, बैंकिंग फ्रॉड। किंगफिशर एयरलाइंस के डाउनफॉल के साथ विजय माल्या की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगी। जब कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस सफर कर रही थी, तब माल्या ने एक रिस्की मूव लिया, इंडियन बैंक से मैसिव लोन लेने का। अपनी एयरलाइन को बचाने के नाम पे उसने मल्टीपल पब्लिक सेक्टर बैंक से 9000 करोड़ तक का लोन लिया। ये लोन उसे SBI, PNB, IDBI जैसे मेजर बैंक्स ने दिए क्योंकि उन्हें लगा कि एक रेपुटेड बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस ये फ्यूचर में रिकवर कर लेगा। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था, एक केयरफुली प्लान्ड स्कैम जिसमें माल्या ने बैंक्स को अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जाल में फंसा दिया। जब लोन्स अप्रूव हो गए, तब माल्या ने वो पैसे जेन्युइनली एयरलाइंस को रिवाइव करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए यूज किया। इस वक्त पर भी वो हाई प्रोफाइल पार्टीज कर रहा था, फॉर्मूला 1 और IPL टीम्स में इन्वेस्ट कर रहा था और अपनी पर्सनल लाइफ में एक्स्ट्रावेगेंस दिखाने का कोई चांस मिस नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरीज नहीं मिल रही थी, प्लेन्स ग्राउंडेड हो रहे थे और कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ती जा रही थी। ये सिर्फ एक बिजनेस फेलियर नहीं था, बल्कि एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड था।
2016 तक सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंडियन गवर्नमेंट और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने विजय माल्या के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। जब लोन्स डिफॉल्ट के बारे में डिटेल इंक्वायरी हुई तो ये पता चला कि ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट फेलियर नहीं बल्कि एक मैसिव बैंकिंग फ्रॉड था। सीबीआई ने विजय माल्या के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड का केस फाइल किया। ईडी ने भी इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। मार्च 2016 में एसबीआई लेड कंसोर्टियम ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया विजय माल्या एक विलफुल डिफॉल्टर है। अप्रैल 2016 में इंडियन अथॉरिटीज ने विजय माल्या का पासपोर्ट रिवोक कर दिया। मई 2016 में ईडी ने उसके प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। अक्टूबर 2016 में सीबीआई ने उसके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया। लेकिन तब तक विजय माल्या यूके भाग चुका था। जब तक इंडियन अथॉरिटीज ने एक्शन लेना शुरू किया तब तक माल्या ने अपनी एक सेफ एग्जिट प्लान कर ली। वो ऑफिशियली लंदन में सेटल हो गया और अपने एक्स्ट्राडिशन के अगेंस्ट लीगल बैटल फाइट करने लग गया। विजय माल्या का 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स एक्सपोज करने वाला सबसे बड़ा स्कैंडल बना था। स्कैम ने यह दिखाया कि कैसे एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन अपनी रेपुटेशन का फायदा उठा के बैंक को मिसलीड कर सकता है और फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए फॉरेन कंट्री में एस्केप कर सकता है। चैप्टर 3, वेयर इज विजय माल्या नाउ। 2016 में इंडिया छोड़ने के बाद विजय माल्या यूके में और वहां से अपने लीगल बैटल्स फाइल करने लग गया। इंडियन अथॉरिटीज ने उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए यूके गवर्नमेंट से मल्टीपल अपील्स की, लेकिन यूके के लीगल सिस्टम में इतने लूपहोल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं कि माल्या का अब तक इंडिया वापस आना पॉसिबल नहीं हो सका। एक फ्यूजिटिव होने के बाद माल्या अभी भी अपनी लैविश लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंदन के हाई एंड मेफेयर एरिया में एक मल्टी मिलियन पाउंड मैंशन में रहता है। उसके पास रोल्स रॉयस, बेंटली जैसी लग्जरी कार्स हैं और वो अब भी हाई प्रोफाइल लीगल टीम्स पे करोड़ खर्च कर रहा है ताकि इंडिया वापस ना जाना पड़े। इंडियन एजेंसी जैसे ईडी और सीबीआई अब भी उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए काम कर रही है, लेकिन यूके के कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम की वजह से अब तक कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं आया है। विजय माल्या का डाउनफॉल एक एग्जांपल है कि कैसे ग्रीड और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को स्कैमस्टर बना सकता है। एक वक्त था जब वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में शामिल था, लेकिन वो आज एक वांटेड फ्यूजिटिव बन गया है। किंगफिशर एयरलाइंस का फेलियर सिर्फ एक बिजनेस कोलैप्स नहीं था, बल्कि एक वार्निंग भी थी इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल्स के बारे में। ऐसे फ्रॉड सिर्फ एक बिजनेसमैन की वजह से नहीं, बल्कि वीक रेगुलेशंस और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की वजह से भी होते हैं। आज भी विजय माल्या की कहानी एक रिमाइंडर है कि बिजनेस सिर्फ लग्जरी और फ्लैम्बोयंस से नहीं चलता। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एथिकल प्रैक्टिस इक्वली जरूरी है। आपका क्या सोचना है विजय माल्या के केस के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइए।